गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कोर्सेस। लास्ट टाइम हमने तो एक कथा के रूप में तावरिया जी ने बताया था कि ब्रेन में कहाँ किस तरह पहुँचना है। तो एक वार्ता थी जिसमें वो एक बुद्धिशाली मनुष्य और समंदर के देवता की बात करते थे, और निष्कर्ष में फिर ये बात आई कि जिस तरह समंदर के अंदर, समंदर की गहराई के अंदर जिस तरह गहरी शांति है, उसी तरह हमारे ब्रेन के भी अंदर के हिस्से में गहरी शांति है। तो वार्ता का जो पॉइंट जो निकला वो साधना का पॉइंट है कि अगर साधना करनी है तो ब्रेन की गहराई में जाना सीखना पड़ेगा, और जो टॉप सॉइल है उससे 20 mm तक अंदर नीचे जाना पड़ेगा। अब साइंस को भी पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जो साइंस जो सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसमें तो वो जो टॉप सॉइल में जो चल पहल होती है उसको ही वो देख पाता है, और उसको फिर उसने अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वगैरह वेव्स के द्वारा उसको मेज़र किया है। पर साइंस भी अभी 2 mm के नीचे ज़्यादा जा नहीं पाया है। तो जो सच्चा ध्यान है या समाधि है वो वहाँ नीचे है, ब्रेन के अंदर 20 mm के तक पहुँचना पड़ता है। तो ये बात हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 14 जो जेरोक्स है उसके अंदर है, मीटिंग 43 है, और उसकी डेट है 13 जून 1985। मैन द ह्यूमन बीइंग इज बोथ द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसेंडेंस इटसेल्फ। तो ये नोट हम पढ़ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ट्रांसेंडेंस एंड मेडिटेशन आर पॉसिबल बट नॉट बिफोर री एजुकेशन ऑफ दिस एरिया एंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। Besides, we must understand that man, the human being, is certainly not this organism, that is the body. तो एक पहली बात ये है कि पहले तो उन्होंने ना ये कहा कि ट्रांसेंडेंस और मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जब प्रयत्न करते तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ फिर ये कहते हैं कि वो पॉसिबल है, पर कब है कि वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया को अगर हम री एजुकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का जो राइट ब्रेन है वो हिस्से को जगा के उसके साथ में उसके ऊपर काम करके फिर हम ये ट्रांसेंडेंस, इंद्रियातीत की जो अवस्था है, जैसे समाधि जैसी अवस्था है वो, या मेडिटेशन जो है, रियल मेडिटेशन जिसको पतंजलि ध्यान कहते हैं, कि जिसके अंदर विचार नहीं होते हैं, वो इस तरह का ध्यान, तो वो संभव है। पर उसके लिए ये एरिया को री एजुकेट करना पड़ेगा और ब्रेन के कुछ और हिस्सों को उसकी भी मदद लेनी पड़ेगी। और ये भी जानना जरूरी है, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि मनुष्य जो है वो सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है। हालांकि ये हम जानते हैं कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, बौद्धिक रूप से हम जानते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आते हैं और बताते रहते हैं बुजुर्गों कि भाई हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक आत्मा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह खाली एक माहिती के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में हम इसको जानते हैं, इसका कभी हमें अनुभव नहीं हुआ है। पर ऑर्गेनिज्म या जो भौतिक देह है उसके ऊपर एक तत्व पड़ा है, इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्योंकि कई लोग जो है वो आत्मा क्या है उसको न समझते हैं न मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को आजकल हर चीज़ के अंदर प्रूफ चाहिए।
तो आत्मा का तो प्रूफ कैसे दिया जाएगा, क्योंकि साइंस के पास भी उसका कोई साधन ऐसा नहीं है कि जो आत्मा क्या है वो समझ सके या मेजर कर सके। तो आत्मा का तो प्रूफ तो सेल्फ इंक्वायरी है, मतलब खुद अंदर जाएगा और ढूंढेगा तो वो कह सकेगा कि हाँ आत्मा है कि नहीं। तो उसके लिए कोई और प्रूफ बाहर से हम दे नहीं सकते। पर भौतिक शरीर के अलावा, कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के अलावा, ये हमारे अंदर एक ट्रांसेंडेंस तत्व भी पड़ा हुआ है, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसका स्वीकार होना चाहिए, तो फिर आत्मा की ओर यात्रा हो पाएगी। Before we go further, let our brain and mind be clear that we are normally talking about two separate situations, but not understanding this, we treat them as one. The two situations are: one, the computerized organism, that is the body, that is the personality, that is the individual, and two, self, that is transcendent itself. तो ये एक हमारा ब्रेन और माइंड एक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ दो चीज़ अलग अलग है, और कब कौन सी चीज़ की बात हो रही है वो रेफरेंस जानना समझना ज़रूरी है, वरना एक चीज़ की बात होगी तो हम दूसरे के पर डाल देंगे, या दूसरे की बात एक पहले पर डाल देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो दो चीज़ यहाँ जो है वो स्पष्ट रूप से समझना है। एक है कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म, दैट इज द बॉडी, द पर्सनालिटी, द इंडिविजुअल। तो एक व्यक्ति है या व्यक्तित्व है हमारा, वो जो है बॉडी, जिसको ताओ की भाषा में हम बॉडी ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बॉडी ब्रेन सिस्टम एक है, और दूसरा है सेल्फ। सेल्फ मतलब ट्रांसेंडेंस, जो एक इंद्रियातीत, जो एक अंदर का जो तत्व है, जो इंद्रियों से परे है, इंद्रिय वहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसलिए इंद्रिय द्वारा हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। जब इंद्रिय शांत हो जाती है तब उसका अनुभव होता है, वो तत्व दूसरा है। और ये दोनों बिल्कुल अलग है, और उसको अलग समझ के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कौन सी चीज़ किसके लिए है वो हमें स्पष्ट रूप में समझना चाहिए। द ग्रेट मिस्टेक्स that is prevalent is that the statement are made without reference to one or to the other, and sometimes statements may be made in reference to one and be understood for two, and vice versa, and hence total confusion all such occasions prevails. तो यही बात है कि अगर कई बार होता है कि शरीर के बारे में, बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में बात की जाती है तो उसको सेल्फ के बारे में समझा जाता है, और कई बार सेल्फ की बात होती है तो उसको बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में समझा जाता है, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, टोटल कन्फ्यूज़न की स्थिति एक उत्पन्न होती है। तो स्टेटमेंट किस लिए किया गया है वो जानना समझना जरूरी है। Besides, we have to set aside religion, philosophy, yoga, TM and such subjects, because if we are talking about one, that is the computerized organism, know that this organism has nothing to do with all this. तो ये एक पहली बात तो समझनी ये ज़रूरी है कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, बॉडी ब्रेन सिस्टम को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी ब्रेन सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि उसको कोई रिलीजियन, फिलोसॉफी, सो कॉल योगा, TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या कोई भी सब्जेक्ट उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। बॉडी ब्रेन सिस्टम को कुछ लागू ही नहीं होता है ये चीज़। Organism has nothing to do with all this, for it is a mechanism and all it would do is play all such above data if fed in its computer repeatedly without imbibing anything. During black money transactions we quote the Gita,
तो यहाँ एक बात का समझनी है कि ये जो ऑर्गेनिज्म की जो यांत्रिकता है और उसको उसके कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है वो डेटा ही बार बार खेलता रहता है, कुछ भी समझे बिना। तो हमारे अंदर 5 इंद्रियों से जो इनकमिंग इम्पल्स आता है, वो 5 इंद्रियों से इनकमिंग इम्पल्स आया है वही डेटा के रूप में अंदर आता है और फिर हम उसके साथ खेलते रहते हैं। मतलब कि उसकी तरह जो कुछ होता है वो फिर हम उसको समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई धर्म के बारे में अगर बताया जाता है, क्योंकि यहाँ रिलीजन फिलोसॉफी की बात की है ना, तो मानो कि कोई धर्म के बारे में बात हो रही है और उसका इम्पल्सिस हमारे कानों के द्वारा ब्रेन में जाता है, पर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जो कहा जाता है उसका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रचना ही ऐसी है, ना उसको उसकी ज़रूरत है। ये बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसको कोई धर्म कोई प्रीचिंग इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और वो पालन कर भी नहीं सकता है। ये बात हमें समझना है। और उसके उदाहरण में यहाँ फिर वो कहते हैं कि ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन वी कोट द गीता। तो यही है कि गीता तो हमने पढ़ ली, ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को गीता तो रटा लिया, बार बार गीता पढ़ के अंदर तो डाल दिया डेटा, पर जब सामने परिस्थिति आती है तो वो काम आता है क्या? नहीं। जो हमारे संस्कार है वही काम करते हैं अल्टीमेटली। तो अगर संस्कार के अंदर लालच पड़ी है तो फिर हम ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर हम कोट करेंगे गीता को। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बॉडी ब्रेन सिस्टम को ये कहीं सिखाने का मतलब ही नहीं है। बॉडी ब्रेन सिस्टम जो चलती है वो अपने जो संस्कार लेके जो हम आए हैं उसको चलती है। तो हमें जो काम करना है संस्कार के ऊपर, तो जो री एजुकेशन की बात है वो यही है कि हम किस तरह हमारे संस्कार को बदल सकते हैं, उसको री एजुकेट कर सकते हैं। और इसके लिए योग में ये सारी प्रैक्टिसेस दी गई है। ये इम्पोर्टेंट बात है। The last 6,000 years of recorded history has proved this, that the organism is a mechanism and one cannot preach to a mechanism. If you are talking about two, self, that is transcendent, it is useless and waste of time, as self, that is transcendent, is far above all this. तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रीचिंग टीचिंग वगैरह जो कुछ है, रिलीजन फिलोसफी योग, वो किसी दोनों को काम का नहीं है। हम जो कर रहा है वो खाली मिथ्या प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि बॉडी ब्रेन सिस्टम तो है वो तो एक मैकेनिज्म ही है। और यहाँ तो ये कहते हैं कि अंतिम 6000 साल से रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड शब्द यूज़ किया है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि जिसके अंदर ये जो है ये एक बॉडी ब्रेन सिस्टम हमारा मैकेनिज्म ही है और एक यांत्रिक रूप में काम कर रहा है और उसको कुछ प्रीच या टीच, उसको कुछ सिखाया समझाया नहीं जाता है। और दूसरी बात ये है कि आत्मा है वो तो अपने आप में पूर्ण है, उसको भी कोई फिलोसॉफी या धर्म की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ हम धर्म फिलोसॉफी के नाम पर करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, दोनों के लिए ये जरूरी नहीं है। ये सीधी बात समझनी बहुत मुश्किल है, पर ये समझना पड़ेगा कि भाई जो इसलिए हमें इतना ही करना है, ये हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि हमने देखा कि एक मैकेनिज्म है, इनकमिंग इम्पल्स आता है तो उसको विचार बनना ही पड़ेगा और ये सतत प्रक्रिया चल रही है, उसको हम किसी हालत में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो खाली उसको री एजुकेट करना है और री एजुकेट किस तरह करना है वो फिर वो आगे बताएंगे कि ड्रिफ्ट डे ड्रीमिंग वगैरह ऊपर काम करने से हम इसको धीरे धीरे करके री एजुकेट कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करना वो अभी हमारे लिए काम का नहीं है। यहाँ तक कि ध्यान भी हमारे लिए अभी काम का नहीं है, क्योंकि सही मायने में हम ध्यान कर ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान में बैठकर थोड़ा विचारों को कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रियल ध्यान जो है वो भी जिस तरह हमने वो स्टोरी में समझा, इस तरह 20 mm नीचे जाएंगे
तो ही ध्यान भी हमारे लिए पॉसिबल। तो अभी तो हम 20 mm नीचे भी नहीं जा सकते ब्रेन के अंदर, तो ध्यान भी इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा बॉडी ब्रेन सिस्टम को तकलीफ दिए बिना, और दूसरी बात ये है कि एक हमारी उम्र का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर को इग्नोर करेंगे और कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो भी तकलीफ हो जाएगी, शरीर रिएक्ट करेगा, तो फिर साधना वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत कम बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए करने की ज़रूरत है, और इसीलिए तावरिया जी ने सिंपल चीज़ें दी है। एक 3 स्टेप है, उसमें तो कुछ करने का है नहीं, खाली श्वास लो और छोड़ो, और कि सब हालत में आप इवन बैठे बैठे नहीं कर सकते तो सोते सोते भी करो, किसी भी हालत में आप 3 स्टेप कर सकते हो। तो सबसे आसान चीज़ तो उन्होंने एक ये दी है, और इतना नहीं है कि आसान है इसलिए इफ़ेक्टिव नहीं है, वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपके मन को, आपके विचारों को धीरे धीरे करके शांत कर देगा। दूसरी, थोड़ी प्योरिफिकेशन के लिए हमें थोड़ा रिफाइनिंग थोड़ी कर लेनी चाहिए, थोड़ी अगर फेस कर सकते हैं तो फेस कर लेना चाहिए। तो ये सारी प्योरिफिकेशन की क्रिया है थोड़ी थोड़ी, तो ये सब हम करेंगे तो फिर हम आगे जाके डे ड्रीमिंग इसके ऊपर काम कर पाएंगे, और ये काम चालू होगा तब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का री एजुकेशन अपने आप में हो पाएगा। तो इस तरह हमें साइंटिफिक रूप में काम करने की ज़रूरत है। हैफेज़ार्डली कुछ भी करेंगे, आज ये किया कल वो किया, तो कुछ होने वाला नहीं है। और समय हमारे पास बहुत कम है, और लिमिटेड टाइम के अंदर हमें बहुत कुछ करना है, तो सोच समझ कर करना चाहिए। So please keep your mind and brain clear and do not be unnecessarily involved in various discussions and useless efforts and still more useless reading. ये तीनों चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वेरियस डिस्कशंस, यूजलेस एफर्ट्स एंड यूजलेस रीडिंग। और हमें जाने अनजाने में ये तीनों के अंदर घुस जाते हैं, तो इसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और जितना एफर्ट्स की ज़रूरत है, जितनी साधना की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि आलस में पड़े रहना है, साधना तो करनी ही पड़ेगी, पर एक साइंटिफिक रूप में, और कम से कम शरीर बॉडी ब्रेन सिस्टम को कष्ट पहुँचे इस तरह हमें करनी है, एफर्ट्स लगाना है। और कभी किसी के साथ आध्यात्मिक डिस्कशन मत करो, क्योंकि सबके सब अपना मत थोपने का ही प्रयत्न करेंगे। आप कहेंगे कि 3 स्टेप कर दो, वो कहेगा नहीं आप मेडिटेशन करो, श्वास को देखो, ये करो वो करो। तो हर व्यक्ति या हर सिस्टम का जो होता है, जो सिस्टम का जो चलन है, वो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयत्न करता है। तो आपको जो समझ में आया वो करो, आप अपने हिसाब से करो, पर कुछ किसी के साथ डिस्कशन मत करो, वरना फिर आप जो कर रहे हैं वो भी आप भूल जाओगे। तो ना डिस्कशन करना है, ना यूजलेस एफर्ट्स करना है, और यूजलेस रीडिंग करना है। क्योंकि हम जब फ्री होते हैं, जब कुछ नहीं करना होता है, तो कोई किताब लेके बैठ जाते हैं, कोई ये करते हैं, या फिर यूट्यूब में जाके कोई लेक्चर सुनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे ब्रेन को डेविएट कर देता है। हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है, और उसके अंदर ज़्यादा डूबने की ज़रूरत है। Whenever and whatever you read or hear, ask what the statement is about. The computerized organism needs certain basic help in the field of habit and drift mechanism. If proper education is forthcoming in this direction, then the mechanisms of brooding and or daydreaming would cease to operate. For these mechanisms are the major culprits that keep the brain in turmoil and turbulations unending. देखो, ये इसमें एकदम क्लियर कट बात कर दी कि हमें क्या करना है। अल्टीमेटली तो हमें ये जो हमारे अंदर जो टर्मोइल और ये ट्यूब्यूलेशन चल रहा है, जो अंदर एक तूफान चल रहा है, जो विचलित कर रहा है, हर समय हम विचारों में गहरे रहते हैं, तो उसको हम किस तरह इसको हम शांत कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम इसका मेन कारण ये है कि हमारे अंदर ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग निरंतर चलता रहता है। उसके साथ में
दो चीज़ एक घुस गई है गलत मैकेनिज्म, और वो एक हैबिट मैकेनिज्म है और ड्रिफ्ट मैकेनिज्म। इतना ही काम करना है। अगर इतना काम आप सिंसियरली करोगे तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली री-एजुकेट हो जाएगा। पर ये आसान नहीं है करना, क्योंकि जैसे कि हैबिट मैकेनिज्म है, तो हैबिट मैकेनिज्म तो भगवान ने दिया है इसलिए कि हम कोई चीज़ एक बार सीख लिया तो फिर वो उसकी हैबिट बन गई और फिर दोबारा उसको सीखने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए एक हैबिट मैकेनिज्म दिया। पर अब हर चीज़ हम हैबिट मैकेनिज्म से ही करेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हम एक्सरसाइज करते, रिफाइनिंग करते, कुछ भी करते हैबिट मैकेनिज्म से करने लगेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये बात खास इम्पोर्टेंट है कि हैबिट मैकेनिज्म के अंदर कितनी हैबिट जरूरी है। आप कार चलाते हो तो हैबिट से चलाते हो तो चलाओ, फिर वहाँ कोई अवेयर बनने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कार चला रहा हूँ। हाँ, आप विचारों के ऊपर ध्यान रख सकते हो उस दौरान, या 3 स्टेप कर सकते हो। पर वो जो मैकेनिज्म है हैबिट का गाड़ी चलाने का, उसको अपने आप में बॉडी ब्रेन सिस्टम को काम करने देना है। और इसी तरह ड्रिफ्ट मैकेनिज्म है, तो वो हम कभी भी एक विषय के ऊपर टिक के रह नहीं सकते हैं। अभी ये विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला विचार आया। तो ये जब हम हमारे विचारों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलता है कि विचारों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी है। तो इसीलिए ड्रिफ्ट के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत। रोज़ 15 मिनट निकालो, ज़्यादा नहीं पर 15 मिनट खाली आप शांति से विचारों को देखो और किस तरह ड्रिफ्ट होते रहते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करो। इसकी आप डायरी भी रख सकते हो कि किस तरह के आपको विचार आते हैं। ये करना है। ये करोगे तो फिर धीरे धीरे करके जो ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग ज़्यादा चल रहा है उसके वो कम होते जाएंगे। और उसके लिए सिंपल टेक्निक यही है कि जहाँ शरीर है वहाँ मन को रखो। अभी आप बैठे हो और सुन रहे हो तो आप शरीर बैठा है उसका एक बोध हमेशा रहना चाहिए। तो फिर जो है डे ड्रीमिंग ब्रूडिंग होगा नहीं, पर शरीर कुछ कर रहा है और अंदर डे ड्रीमिंग चल रहा है, तो शरीर और मन एक जगह पर है नहीं। तो एक सिंपल एक टेक्निक है, इतना ही करो कि जब जहाँ आप जहाँ हो वहाँ का पहले बोध रखो कि मैं यहाँ हूँ, किचन में हूँ तो किचन में हूँ, ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में हूँ, कंप्यूटर पर हूँ तो कंप्यूटर पर हूँ। ये शरीर कहाँ है उसका पहले हमें बोध रखना चाहिए। और इसके साथ में अगर हम काम करते हैं तो फिर डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बस इतना करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सिंसियरली काम करने की ज़रूरत। इसके बदले में हम दूसरी चीज़ों के ऊपर घंटों लगा देते हैं, डिस्कशन करते हैं, रीडिंग करते हैं और कुछ करते हैं। तो ये सब छोड़ो और सीरियसली सिंसियरली इतना करो। और साथ में 3 स्टेप तो है ही, 3 स्टेप करते रहो साथ साथ में, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आसान हो जाएगा। ये क्लियर कट यहाँ उन्होंने ये बता दिया है, तो इतना करने की ज़रूरत है। For these mechanisms are the major culprit that keep the brain in turmoil and turbulation unending। तो ये मैकेनिज्म जो ये चल रहा है उसके कारण हमारे अंदर ये सब तूफान और अंदर अनएंडिंग विचारों की श्रृंखला चालू रहती है। Then follow a few steps as to how the impulse response mechanism can be set right if it needs setting right। उसके बाद में हमें काम करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर। तो ये हम जानते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है। मतलब अंदर एक इम्पल्स आता है, स्पंदन आता है और फिर मेमोरी को मिलता है और विचार बनता है और IESM के ऊपर जाके वो प्रकट होता है। तो ये प्रक्रिया जो है उसको भी हमें ठीक करना है, क्योंकि ये प्रक्रिया भी एकदम जानते हैं हम IESM केंद्रों की एक रमत जानते हैं। तो उसमें ज़्यादातर इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर ही ज़्यादा इसका प्ले होता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण से ही विचार ज़्यादा से ज़्यादा बनते रहते हैं। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, तो फिर हमारा रेशियो भी बदल जाएगा। जो 2482 में जो है हम, और ये इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर का जो ज़्यादा प्रभाव है वो फिर कम होता जाएगा। तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इस तरह ग्रेजुअली और साइंटिफिकली हम काम करेंगे
तो विचार के ट्रैप में हम आ जाते हैं बार बार। इससे हम छूट पाएंगे। तो मेडिटेशन भी अल्टीमेटली करते हैं इसीलिए कि भाई विचारों के ट्रैप में से हम किस तरह छूट सकते हैं। तो ये तो खुली आंख से आपका मेडिटेशन ही हो जाएगा अगर स्थिति हम करते हैं तो ये प्रयत्न करने की जरूरत है। Do not preach religion, philosophy, morality to the computerized organism, for it is mechanism itself, though highly sophisticated and in your proper sense. Will you ever preach to a mechanism? तो ये हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है उसको किसी टीचिंग की प्रीचिंग की ज़रूरत नहीं है, न धर्म की न फिलोसॉफी की, क्योंकि एक अपने आप में वो तो एक मैकेनिज्म है। और दूसरी बात ये कि एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड है, एकदम संवेदनशील है। उसको अगर इसके ऊपर आप कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो वो फिर बीमार हो जाएगा। और जो लोग ज़्यादा बहुत सारा ये करते हैं, कई लोग पागल भी हो जाते हैं। तो ये एकदम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम। इसके साथ में बहुत समझदारी से और बहुत नाजुकता से हमें काम लेना चाहिए। और कभी क्या हम कोई मशीन है उसको क्या हम कभी कुछ उपदेश दे सकते हैं? कोई मशीन को हम उपदेश नहीं दे सकते, तो फिर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को उपदेश देने का मतलब क्या है? एक रूप में तो ये मशीन ही है। इट अमाउंट्स टू प्रीचिंग टू ए tape recorder. The computerized organism exactly does that, the nothing more and nothing more. तो ये तो कोई टेप रिकॉर्डर को हम उपदेश देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? तो टेप रिकॉर्डर फिर से हम सुनाएंगे। तो हम जो हमारे अंदर धर्म फिलोसफी का जो डेटा अंदर फीड करते हैं और वो डेटा फिर हम बाहर फेंकते हैं, दूसरों के पास में वही चीज़ हम बल करते रहते हैं। तो वो तो एक टेप रिकॉर्डर जैसा हो गया, उसमें कहाँ अंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है। और ये हमारा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ये टेप रिकॉर्डर की तरह ही काम करता है। पेज नंबर 15, देयर इज ए कार एंड द ड्राइवर। द कार इज गिविंग ट्रबल। विल यू प्रीच टू द कार और विल यू प्रीच टू द ड्राइवर religion and philosophy? The right steps is to call a mechanic and put the car right. You may re-educate the driver in the mechanics of the car, but preaching religion, philosophy, yoga, TM, Christian Science to either is sheer nonsense. Yet this is exactly what we are trying to do. Instead of preaching, re-educate द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ एक एग्जांपल देते हैं कि भाई गाड़ी बिगड़ी है तो आप क्या करोगे? गाड़ी को तो कोई मैकेनिक है उसको बुलाना पड़ेगा ना। कोई गाड़ी को हम उपदेश देंगे या ड्राइवर को उपदेश देंगे तो गाड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर थोड़ा होशियार है और कोई थोड़ा गाड़ी का मैकेनिज्म जानता है या इसको किसी ने बताया है तो वो थोड़े गाड़ी को ठीक करने का प्रयत्न कर सकता है। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो हमें थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को रीएजुकेट करना है। उसके लिए ये सब फिलॉसफी रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये तो एक नॉनसेंस, एक मूर्खतापूर्ण एक हमारा प्रयत्न होगा अगर हम ऑर्गेनिज्म को कुछ सिखाने का प्रयत्न करेंगे तो। और वही हम करते रहते हैं। उसके बदले में हमें थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को रीएजुकेट करने की जरूरत है। आई विल नाउ कोट ए ग्रेट ज़ेन मास्टर। द माइंड एज इट इज इन इटसेल्फ इज फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस, इल्स एंड फॉलीज, एंड एवरी थॉट इज थस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड विजडम। तो यहाँ कोई ज़ेन मास्टर का यहाँ उन्होंने कोटेशन लिया है कि जिसमें कहते हैं कि जो माइंड है, जो शुद्ध मन है, वो अपने आप में डिस्टर्बेंसेस, जो अशांति है या ईल्स है, अनिष्ट है या कोई फॉलीज है या कोई मूर्खतापूर्ण बात है,
इससे तो ये सबसे मुक्त है हमारा मन, और वो अपने आप में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और विजडम अपने आप में उसके अंदर है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो इस तरह का, और विजडम मतलब प्रज्ञा। तो ये मन के अंदर ये सारी चीज़ें खूबी तो पड़ी हुई है, सिवाय कि हम डे ड्रीमिंग या गलत हैबिट्स, जो हैबिट का मैकेनिज्म है, ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म है, इससे अगर मन परे हो जाता है तो मन के अंदर तो शांति पड़ी हुई है, न कोई अंदर कोई अनिष्ट तत्व पड़ा है, वो अपने आप में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वाला और प्रज्ञा वाला है। दिस अप्लाइज व्हेन यू टॉक a brain below 2 mm deep topsoil, for on the topsoil is turbulence and unending wave। तो ये बात तो बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई अगर ध्यान करना है, ज्ञान चाहिए या कोई भी ट्रांसेंडेंटल चीज़ आपको चाहिए, तो वो तो आपको 2 mm जो है टॉप सॉइल, उससे नीचे ही जाना पड़ेगा। और वही स्टोरी के अंदर भी बात थी जो समुद्र के देवता और मनुष्य की, कि गहराई में जाओगे तो ही कुछ पाओगे। तो 2 mm नीचे का जो ब्रेन है उसकी यहाँ जैन मास्टर बात कर रहे हैं, ये समझना है। हम खाली यहाँ क्योंकि सिर्फ ये शब्द यूज़ किया है द माइंड, तो द माइंड शब्द से हम ऐसे मानेंगे कि भाई हमारा मन है जो उसको, तो वो तो ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो शांति है। ऐसा नहीं है, ये मन की जो बात है वो बिलो 2 mm जो सरफेस है उसकी बात है। तो ये कौन सी बात कहाँ लागू होती है वो भी हमें जानना समझना जरूरी है। फिर उसमें आगे कहते हैं कोटेशन में, बीइंग सो देयर इज नो यूज इन एस्टैब्लिशिंग एनीथिंग। 1. When erroneous thoughts do not rise, this is precept or morality. 2. When erroneous thoughts are no more, this is meditation, dhyana. 3. When the non-existence of erroneous thoughts is perceived, this is transcendental wisdom. Precepts, meditation and wisdom are the 3 Buddhist disciplines. 1 and 2 are, ये बाद में देखते हैं। तो पहले ये बात ये है कि ये कहते हैं जैन गुरु कि कुछ एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, कोई उसका यूज ही नहीं है। और 3 चीज़ बताते हैं जो बौद्धिस्ट डिसिप्लिन के जो फंडामेंटल 3 प्रिंसिपल्स है, और वो प्रिंसिपल्स है प्रीसेप्ट, मेडिटेशन एंड विजडम। तो ये किस तरह होते हैं, जैसे कि जो प्रीसेप्ट है, तो व्हेन एरोनियस थॉट डू नॉट राइज, जब कोई प्रकार के गलत विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, तो समझो कि आपके अंदर एक प्रीसेप्ट या एक अपने आप में अंदर से एक उपदेश आ रहा है, वो प्रीसेप्ट की या मोरालिटी की एक स्थिति है। दूसरा, व्हेन एरोनियस थॉट्स आर नो मोर, यहाँ नो मोर लिखा है, पहले में डू नॉट राइज लिखा है। तो जब वो रहे ही नहीं, अब नो मोर हो, अब उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के अंदर जो गलत विचार है वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। और तीसरी बात, व्हेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एरोनियस थॉट्स इज परसीव्ड, यहाँ नॉन एग्जिस्टेंस की बात की है, तो यहाँ भी कोई उसका अस्तित्व रहता नहीं है। इस तरह की जो स्थिति बनती है गलत विचारों के न होने की, तो ट्रांसेंडेंटल विजडम इसको कहते हैं, जिसको बुद्धिज्म में प्रज्ञा का कहते हैं। तो प्रीसेप्ट, मेडिटेशन एंड विजडम आर द बुद्धिस्ट डिसिप्लिन। तो ये एक प्रीसेप्ट है जिसको मोरालिटी या उपदेश कह सकते हैं, दूसरा ध्यान और दूसरी प्रज्ञा। फिर आगे कहते हैं 1 and 2 are refer an individual struggling with the computerized organism, and 3 refer to self, that is transcendence, in which state we find non-existence of erroneous thoughts. In transcendence there could be no existence of erroneous thoughts. तो यहाँ ये 3 तो हमने पढ़ लिए, अभी हमें तो पता नहीं चलता कि किसके बारे में कहा। यहाँ उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि यही प्रॉब्लम है
कि जो बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया जाता है तो कभी हम आत्मा के बारे में समझ लेते हैं, और कभी आत्मा की बात होती है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में। यहाँ ये फिर स्पष्ट करते हैं कि पहली जो बात है जिसमें एरोनियस थॉट जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब कि जो प्रिसेप्ट है और मेडिटेशन है वो जो है वो हम कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं विचार न आने की, वो स्थिति की बताता है। और तीसरी स्थिति जो है वो आत्मा की है या ट्रांसेंडेंस जो इंद्रियातीत स्थिति है, वो स्थिति है कि जहाँ ये एरोनियस थॉट का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस लिए कही गई है। Life is movement with some purpose. The purpose may be only survival. To keep the continuity of movements of life, two things are essential. A. Breathing, right or wrong, must go on to keep life moving. B. Life to be meaningful must have a continuous impulse response activity, right or wrong. This activity is aided by memory patterns. The whole organism is then computerized. तो जो जीवन है वो जीवन का एक हेतु है और इसके अंदर एक गति है। जीवन जो है वो हमेशा जीवन स्टेगनेंट नहीं होता, जीवन चलता रहता है। कभी भी किसी का भी जीवन है वो हमेशा गति करता रहता है। तो जो वो गति है उसके अंदर और जीवन का एक पर्पज़ है, और एक मेन पर्पज़ तो सर्वाइवल का है कि भाई किस तरह हम जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रहने के लिए बॉडी ब्रेन किस तरह जिंदा रह सकती है। तो उसको जिंदा रहने के लिए दो चीज़ अनिवार्य रूप में अंदर चालू रहनी चाहिए। एक जो है हमारा श्वास निरंतर चालू रहना चाहिए, चाहे नींद में हो या किसी भी हालत में हो, 24 घंटे एक श्वास, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्योंकि अभी हम जानते हैं रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो सही श्वास क्या है वो हम जानते हैं, पर अगर वो नहीं है तो भी श्वास तो होना ज़रूरी है। और हर जीव के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पर हर जीव के लिए जो भी जिंदा है, जिसके अंदर जीवन है, वो सबको किसी न किसी रूप में श्वास की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्टिविटी, वो भी हमने देखा कि इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्टिविटी क्या है। अंदर इम्पल्स आता है और विचार बनता है, तो ये चीज़ जो है वो भी कंटिन्यूस रहनी चाहिए। नहीं तो हम 5 इंद्रिय से कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। जो अगर इम्पल्स ये रिस्पॉन्स एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारी इंद्रिय तो जैसे डेड जैसी हो जाएगी। सुना पर नहीं सुना जैसा होगा, देखा पर नहीं देखा जैसा होगा, तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये भगवान ने इसलिए ये दिया है, दो चीज़ कंपलसरी चलती है इस तरह दिया हुआ है, और हमेशा ये दोनों चीज़ चलती रहती है, इसलिए जीवन गति कर रहा है। और ये दोनों चीज़ चलती है उसके लिए उसको कंप्यूटराइज कहा है। और जैसे हमारा बाहर का कंप्यूटर होता है, उसमें भी हमें दो चीज़ करनी पड़ती है। एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट उसके अंदर डालना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चलता है। और दूसरा चीज़ उसके अंदर डेटा चाहिए। कंप्यूटर तो चालू कर दिया, अभी उसके अंदर डेटा ही कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे अंदर इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो एक्टिविटी है, इस तरह ब्रेन के अंदर डेटा का काम कुछ नहीं है, तो फिर वो कंप्यूटर भी डेड जैसा है। तो ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म हमारा है, और इसलिए ये दो चीज़ उसके अंदर होनी जरूरी है। Impulse response can be continuous provided the organism is inbuilt with inner lines of communication or circuits, right or wrong, so that the least impulse of sight, sound, touch, smell or taste would alert the organism and would cause it to instantly respond to all such incoming impulses. तो ये तो
इसको हमें समझना है। ये सेंटेंस जो है वो थोड़ा लंबा है। उसमें क्या कहना चाहते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कैन बी कंटिन्यूस प्रोवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनबिल्ट विद द इनर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन और सर्किट राइट और रॉन्ग। तो जो अंदर स्पंदन प्रतिभाव ये तब सतत हो सकते हैं अगर ये ऑर्गेनिज्म है, देह तंत्र है, उसकी आंतरिक रचना जो है वो चाहे वो सच्चा या गलत कम्युनिकेशन या सर्किट के ऊपर आधारित हो, उसके अंदर जो चल रहा है वो सच्चा या झूठा, जिस तरह का अंदर डेटा आ रहा है इस तरह का उसके ऊपर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अंदर आ रहे हैं उसके ऊपर ये सब आधारित है। और जिसके द्वारा हम ये जो चीज़ है जिसको हम ये कर सकते हैं साइट, साउंड, टच, स्मेल, मतलब कि दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, गंध या स्वाद के जो अति अल्प स्पंदन है, इम्पल्सिस है, वो देह तंत्र को सजग कर सकते हैं और जो स्पंदन अंदर आता है उसके मुताबिक इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सकता है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये 5 इंद्रियों द्वारा जो इम्पल्सिस अंदर आते हैं उसकी एक कोई सर्किट बनती है। मतलब कि जब ये इम्पल्स अंदर आते हैं और मेमोरी को मिलते हैं, फिर एक सर्किट बन के फिर वो आगे जाते हैं और विचार बनते हैं। तो इस तरह सजग रूप में जब ये क्रिया होती है तो एक रिस्पॉन्स अंदर से हमें आता है। जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका इम्पल्स अंदर आया और मेमोरी को मिलकर एक सर्किट बना दिया और जो रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुंचता है और वहाँ रिस्पॉन्स उठता है। तो ये मैकेनिज्म यहाँ एक है। ये पांच इंद्रिय द्वारा जो चीज़ अंदर आती है इसके द्वारा जो ये मैकेनिज्म बना है वो जीवन जीने के लिए या जीवन का अनुभव करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेमोरी पैटर्न्स मेक द ऑर्गेनिज्म गो टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इम्पल्सिस रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज प्लेजेंट एंड व्हाट इज पेनफुल एंड व्हाट इज टू माई गेन एंड व्हाट इज टू माई लॉस। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो इम्पल्स आया वो किस तरह का आया। अगर वो खुशी देने वाला इम्पल्स आता है तो ये ऑर्गेनिज्म उसके साथ में जुड़ जाता है, और अगर वो इम्पल्स जो है वो दुख देने वाला होता है तो फिर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम उससे दूर भागता है। या कहें कि कोई लाभ वाला इम्पल्स अंदर आया तो बॉडी ब्रेन सिस्टम खुश होता है, और कुछ नुकसान वाला इम्पल्स अंदर आया तो बॉडी ब्रेन सिस्टम नाखुश होता है। तो इस तरह ये होता रहता है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो जब जो लाभकारक होता है वहाँ जाता है और जहाँ नुकसानकारक होता है वहाँ से दूर हो जाता है। ये तो हमारा एक अनुभव होता है, और इसका कारण जो है वो मेमोरी पैटर्न्स है। मेमोरी पैटर्न्स के कारण, क्योंकि मेमोरी पैटर्न्स के अंदर ये सुख दुख की मेमोरी अंदर जो पड़ी है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होती रहती है। मैन हैज़ नॉट शोन सो फार even today in the space age a better or different mode of living। अब यहाँ अभी हम 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, फिर भी हम हमारा जो माइंड जो काम कर रहा है वो पुराने ढंग से ही काम कर रहा है, और कोई जीवन का नया मार्ग हमें आज भी नहीं मिला है। But this inherent superior nature makes him miserable living within this computerized framework, but he does not know how he can break out of these walls around him and live a really meaningful life। तो ये जो उसका हर व्यक्ति के अंदर एक सुपीरियर नेचर, मतलब थोड़ा एक गर्विष्ठ स्वभाव होता है जरा। कई लोगों के अंदर तो ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में हो जाता है। तो ये हमारा थोड़ा अंतर्निहित गर्विष्ठ जो स्वभाव बन गया है वो हमें दुख देता है। तो ये सुपीरियर नेचर जो है उसके कारण व्यक्ति मिजरेबल होता है, दुखी होता है, और कंप्यूटराइज फ्रेमवर्क के अंदर ही जीता है। वो इसके बाहर किस तरह निकलना है वो
समझ नहीं सकता है, उसको पता नहीं है कि ये उसके आजू बाजू जो ये वॉल बन गई है और उसको किस तरह तोड़ के मीनिंगफुल लाइफ किस तरह जिया जाए, वो उसकी समझ में नहीं आता है। वी हैव जस्ट टॉक्ड ऑफ computerized man who through his five senses, that is his inner lines or communication or circuits, whether right or wrong, lives by impulse response mechanism in which incoming impulse is impinging or strikes the topsoil of this brain and create unending turbulence, waves or modification। तो हमारे अंदर जो विचार कांस्टेंट चलते रहते हैं, एक विचारों की लहरें उठती रहती है, अंदर एक तूफान चलता रहता है, उसका कारण क्या है कि जो इम्पल्स अंदर आता है और वो जब हमारे ब्रेन का ऊपर का जो टॉप सॉइल है उसके साथ में जब वो टकराता है तब ये इस तरह के ये उठते हैं। तो इसीलिए ये न उठे, इसीलिए तो योग के अंदर ये टेक्निक है कि भाई इम्पल्स जो है उसको ब्रेन में अंदर दाखिल ही होने ना दिया जाए। मतलब कि ऊपर का वाल जो है, तालुका का वाल, उसको अगर हम बंद कर देते हैं तो इम्पल्स जो आया, इनकमिंग इम्पल्स आया, वो ब्रेन के अंदर दाखिल नहीं होगा, ना मेमोरी को मिलेगा, और ना मेमोरी को मिलेगा तो कोई विचार बनेगा, ना कोई टर्ब्यूलेंस आएगा, कुछ नहीं होगा। तो योग के अंदर जब ध्यान करना होता है तो ये हमें सीखना पड़ता है कि ये वाल को किस तरह ओपन क्लोज किया जाता है, तो फिर सच्चा ध्यान हो सकेगा। जब तक इम्पल्स अंदर ब्रेन में जाएगा तब तक तो विचार बनना ही है, और विचार बनता है तो फिर मेडिटेशन तो डिस्टर्ब होगा ही, तो सच्चा मेडिटेशन हो नहीं पाएगा। तो क्या किया जाए कि जिसके द्वारा हम ये वाल को बंद कर सके, तो ये योग के अंदर हमें सीखना है। The computerized living is aided further by drift habit, brooding and or daydreaming mechanism, and seem to bind him and make him say and act as if he were a puppet। अब यही होता है हमारे साथ में कि भाई हमारे अंदर जो ये ड्रिफ्ट की मैकेनिज्म है, हैबिट की मैकेनिज्म है, ये ब्रूडिंग डे ड्रीमिंग वगैरह जो चलता रहता है, वो उसके कारण हम एक कठपुतली की तरह काम करते हैं। कठपुतली की मतलब कठपुतली को अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि या विचारधारा होती नहीं है। इस तरह हमारे अंदर जो डाला जाता है उसके मुताबिक हम जीते हैं, उसके मुताबिक हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हम भी एक पपेट जैसे, कठपुतली जैसे ही हो गए कि जो डेटा डाला इस तरह जियो। द मेमोरी पैटर्न्स गाइड ऑल दिस कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म बाय फीडिंग द नेसेसरी डेटा। तो ये डेटा अंदर आता है, चाहे वो धर्म का है या फिलोसफी का है या कोई और चीज़ का है। तो जो डेटा अंदर आया और वो मेमोरी पैटर्न उसकी जो बन गई है उसके मुताबिक फिर हम एक्ट रिएक्ट करते रहते हैं और जीते रहते हैं और कठपुतली की तरह जीते हैं। Fortunately for him, he feels that there is something wrong somewhere. He is otherwise very intelligent and also creative। तो इंसान समझता है कि कुछ गड़बड़ी तो है, क्योंकि वो दुखी है। जब दुख आता है तो आदमी जरा सोच में पड़ जाता है। हर जो बड़ा ये जो अंदर जो खोज होती है वो सबसे बड़ा कारण एक दुख ही है कि जब दुख आता है तो व्यक्ति जल्दी अंदर उतर जाता है और तब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ी कुछ है तो सही, और ये गड़बड़ी क्या है फिर वो ढूंढता है, तब पता चलता है कि ये कारण है ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके कारण ये दुख आता है। बाकी तो वो इंटेलिजेंट है और क्रिएटिव भी है। लुक एट द फिगर इन ए पपेट शो हुज मूवमेंट्स बाय अनदर आर कंट्रोल्ड। तो जब हम कठपुतली का खेल देखते हैं तो हम जानते हैं कि भाई उसको ये कठपुतली को नचाने वाला तो कोई और है। किसकी उंगली, ये पर्दे के पीछे कोई इसी की उंगली चलती है और हम ये कठपुतली जो है वो नाचती रहती है। और इसीलिए हमारा संतों भी कहते हैं कि भाई ये जो पूरा जगत है वो एक कठपुतली का शो जैसा ही है
वो एक ये जगत के अंदर हम कठपुतली जैसे है और कोई हमें नचा रहा है। हकीकत में कोई नहीं नचा रहा है, हमारी ये जो मेमोरी पैटर्न्स वगैरह जो हो गई है वही हमें नचा रही है। नहीं तो लोग ऐसे एग्जांपल देते कि परमात्मा ऊपर बैठा बैठा हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। परमात्मा को कोई ऐसी फुर्सत नहीं है कि हमें इस तरह नचाए, और परमात्मा से उसको कुछ लेना देना भी नहीं है। ये जो हम जो हमारे जो ये सब कुछ हम जो करते हैं वो हमारा डेटा किस तरह अंदर आता है और हमारा जीवन किस तरह चलता है उसके ऊपर ये सब है। तो किसी को दोष देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सवाल भी नहीं है। लाइक ए पपेट, ए deluded man is the man we find all over the world is controlled by his feeling and his passions, which are nothing but his past memory patterns caused by ignorance, and is at a loss as to how to be free from all the oppressions, so long as he is unfit to save himself, however otherwise he may be educated or religious. तो जैसे पपेट होती है, कठपुतली होती है, इसी तरह हम सब जो है वो डेल्यूटेड मैन, हम भ्रमित व्यक्ति हैं। हम एक ब्रह्मना के अंदर जीते हैं, सच्चाई क्या है वो जानते नहीं है और ब्रह्मना के अंदर जीते हैं। और हमें कौन कंट्रोल करता है? हमारी फीलिंग्स और हमारे पैशन, जो हमारी कामना है, हमारी फीलिंग्स है, वो हमें कंट्रोल करती रहती है, हमें भ्रमित करती रहती है। और ये इसका भी कारण क्या है कि हमारी मेमोरी पैटर्न तो है। तो मेमोरी पैटर्न के कारण हम इस तरह कठपुतली जैसे बन गए या भ्रमित व्यक्ति बन गए हैं। और ये मेमोरी पैटर्न किस तरह बनती है? इग्नोरेंस के कारण बनती है। तो इग्नोरेंस के कारण गलत चीज़ों को हमने अंदर आने दिया, स्वीकार कर लिया, उसकी मेमोरी बना ली, तो फिर हम वो मेमोरी से ही जीते हैं। तो फिर दुखी होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। और इस तरह जो है वो हम इसके लिए सो लॉन्ग एज ही इज अनेबल, तो व्यक्ति जब तक उसकी क्षमता नहीं है तब तक वो अपने आप को बचाने के लिए असमर्थ होता है। तो हमें हमारी ये समझ आनी चाहिए कि हम किस तरह जी रहे हैं, हमारे मेमोरी पैटर्न से जी रहे हैं, और इसको किस तरह सुधारा जाए ताकि हम अपने आप को सेव कर सके, ये कर सके, अपने आप को व्यवस्थित और अच्छी तरह कर सके। Last but, what is the cause? The confusion created all over the world by making statements, and we do not question the truth of wisdom of the statement, but no one is clear for when they are made. One, for the computerized mechanism, the organism, or the self that is transcendent. तो इस सब का कारण क्या है? कारण यही है कि जो कुछ कहा जाता है वो किस लिए है वो समझते नहीं है और एक ही चीज़ दूसरे पे लागू कर देते हैं, वो इसका कारण है। यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है आगे का पढ़ेंगे।